हेलो एवरीवन। रेस्ट कर चुके होंगे और अब शायद पढ़ाई चालू कर देना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना चाहिए था इस वीडियो के पहले यू शुड हैव वॉच्ड 1.5 डे लॉ रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर सीए फाउंडेशन। बहुत पढ़ चुके। अब एज पर आवर स्ट्रैटेजी पहले कंपनी लॉ पढ़िए। कंपनी लॉ रिवाइज करने के लिए यू शुड पिक अप द रिवीजन वीडियो ऑफ कंपनी लॉ। सर ये कहां मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने अराउंड 21 वीडियोस दिया है। डोंट फॉरगेट टू वॉच 3 वीडियोस, स्पेशली नीचे के 3 जिसमें पेपर पैटर्न रिफ्लेक्टेड है, जिसमें 1.5 डे लॉ रिवीजन भी रिफ्लेक्टेड होगा, और MTP 1 एंड MTP 2 बोल के 2 शॉर्ट वीडियोस हैं 40-40 मिनट के आसपास। इसको आप चाहें तो फास्टर स्पीड से भी देख सकते हो। नाउ कंपनी लॉ पहले क्यों रिवाइज करना चाहिए? बिकॉज बहुत सारे लिमिट्स हैं, फिगर्स हैं और फुल मिल जाता है। उसके आंसर्स को फ्रेम करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। इफ यू रिमेंबर द राइट लिमिट, द राइट परसेंटेजेस, आप वो अच्छे से कर लीजिए। कंपनी लॉ हो जाने के बाद आई टोल्ड यू टू पिक अप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आप पहले वो नहीं पिक करोगे फ्रॉड, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। आप उल्टा चलोगे, आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पिकअप करोगे, आप इंडेमनिटी, गारंटी, सब एजेंट, सब्सटीट्यूटेड एजेंट, बेलमेंट, प्लेज, जनरल लियन, पर्टिकुलर लियन, ये सब टॉपिक्स पिक करोगे। तो आज का पूरा गेम प्लान अगर आप अच्छे से सेट करते हो, बिना जिद किए, हम जैसा आपको बता रहे हैं वैसा करते हो, तो आप मैनेज कर लोगे। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो पीरियोडिकली, अभी तक ये हुआ है नहीं हुआ है, आपको मैं आइडिया देते रहूंगा। नंबर आपके पास है 9830259002। नाउ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत डिमांड आ रहा था कि सर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोगों को अच्छे से रिवाइज करवा दीजिए, बिकॉज उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैंने इस बूस्टर सेशन में आपके लिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज करवाया है। एंड मैं बार बार बोल रहा हूं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप बिना रिविजन के जाओगे ना तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो मैंने अराउंड 50 मिनट्स में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आपको रिवाइज कराने के लिए ये वीडियो बनाया था। बाकी सारे रिवीजन आपको पहले भी करवाए हुए डिटेल वाले, बट इन दिस बूस्टर सेशन आई हैव बेसिकली रिकॉर्डेड इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, फास्ट सारे टेक्निकल पॉइंट्स बोलते हुए। तो वो आप अच्छे से कर लीजिए, दैट विल रियली हेल्प यू। एंड बार बार बोल रहा हूं, MTP 1, MTP 2 वाले वीडियो में ना कुछ गंदे क्वेश्चन जो लास्ट 2-3 टर्म में आए थे, दैट इज रिफ्लेक्टेड। प्लीज डू दैट। इंस्टीट्यूट मैट का रीडिंग करना आज के दिन डेंजरस है, पहले करना चाहिए था अगर इतना मन है, वो भी दरकार नहीं है। बट अभी आप फाइन पॉइंट्स पे खेलिए, टॉपिक्स रिवाइज करिए। डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपके साथ बहुत सारे डिस्कस किए थे। डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस मैं वापस दिखला रहा हूं, उसकी एक अलग PDF आप लोग को सर्कुलेटेड है। कैन आई सी? जस्ट अ सेकेंड। यस, सो सारे डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस एक ही जगह है, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं। इनको आप जरूर से करोगे, सारे डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में G ड्राइव में भी सब नोट्स है। बहुत सारे डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं यहां पर, सारे जो भी आज तक आए हुए हैं और जो आने वाले हैं। बट आई पर्टिकुलरली फील इंश्योरेंस एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत दिन से आया नहीं है इंश्योरेंस एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग अग्रीमेंट एंड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इनफैक्ट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ होने वाला है हलचल, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इवन ऑन वेजरिंग अग्रीमेंट, प्लीज डू इट प्रॉपरली। लिक्विडेटेड डैमेजेस पेनल्टी, इंडेमनिटी गारंटी अगेन इंपॉर्टेंट, 1 साल पहले भी आया था। बेलमेंट, प्लेज, जनरल लियन, पर्टिकुलर लियन, सब एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट 1 साल पहले भी आया था। इट कैन बी रिपीटेड अगेन, सो प्लीज डू इट प्रॉपरली। या यहां से आप देखोगे कोई केस स्टडी बनते हुए, एंड दीज आर वेरी पॉपुलर। बिल ऑफ एक्सचेंज चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट, LLP कंपनी आता रहता है, LLP फर्म, सेल अग्रीमेंट टू सेल, सेल हायर परचेज, कंडीशन वारंटी, लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट। नाउ एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, यहां से कुछ हलचल मचने वाली है। तो जो मैं बोल रहा हूं मिस नहीं होना चाहिए, वो मिस मत करना। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही करना है, बट दीज टॉपिक्स शुड नॉट बी मिस्ड एट एनी कॉस्ट, याद रखिएगा। फिर पार्टनरशिप कंपनी का डिफरेंस, पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप, पार्टनरशिप एंड क्लब, एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये हमारे सिलेबस के बहुत सारे वो डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इनमें से मैं आपको वापस बोल रहा हूं, सब एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, जनरल लियन, पर्टिकुलर लियन, बेलमेंट, प्लेज,
एंड जो मेरे मुंह से इंपॉर्टेंट निकले, वेजिंग एग्रीमेंट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा करने हैं और बाकी भी जो है सब करने हैं। तो सारे डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस जब एट वन गो आप रिवाइज करते हो तो यू नो इट इज गिविंग यू कॉन्फिडेंस दैट आपने सिलेबस को होलिस्टिक अप्रोच के साथ मैनेज कर लिया है। डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस का और एक फायदा है कि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स आप देखोगे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो केस स्टडी में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कल आपको डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिखाई दे, पर उन्हीं डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट है ना वो किसी भी केस स्टडी के फाइन जो टेक्निकल पॉइंट होता है उसमें रिफ्लेक्टेड होता है। तो यू हैव टू डू इट। सर मैं लिख के प्रैक्टिस करूं, बूस्टर सेशन में आप क्या एडवाइस करोगे? आज लिख के प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। 5-6 कोई क्वेश्चंस हैं उनको आप लिख के प्रैक्टिस करिएगा। जैसे एनआई एक्ट से प्रेजेंटमेंट वेवर कब होता है, प्रेजेंटमेंट के क्या रूल्स हैं, वो लिख कर प्रैक्टिस कर लो, रेड पेन से चेक कर लो, वो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जुडिशरी के फंक्शंस, आईपीबीआई के फंक्शंस, ये लिख के प्रैक्टिस कर लो अगर आप इंग्लिश में वीक हो मेरी तरह थोड़ा। अदरवाइज बिंदास, आपने मेरे 7 टेस्ट दिए होंगे, अगर आप इतना 5 टेस्ट भी मेरे साथ लिखे हो तो यू आर क्वाइट गुड। एंड आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड स्टूडेंट्स हु हैव रिटन गुड आंसर्स एंड मोटिवेटेड हु कुड नॉट राइट गुड आंसर्स इनिशियली बट बाद में उनकी पोजीशन भी अच्छी हो गई थी। तो इस वीडियो में हमने ये सब कुछ कर लिया है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स अब मैं स्क्रीन से जाऊंगा। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने कल आपके लिए रिकॉर्ड किया था, वो भी क्लब कर दूंगा, वो आप अच्छे से करोगे। एंड बार बार बोल रहा हूं, लिख देता हूं, हाँ लिखे बिना शायद आप लोग भूल जाते हो, या आई विल शो इट टू यू, वरना कई लोग MTP1 एंड MTP2 कौन सा है लोग यही नहीं जान पा रहे हैं। देखिए ये था MTP1 बोलकर, सार्थक जैन बोल के क्वेश्चन सर्कुलेट हुआ था 26 पेज का, इसको मैं MTP1 का PDF बोल रहा हूं। ये सारे अच्छे वाले हैं, इनको जरूर कर लेना, मिस कुछ भी नहीं करना पर ये जरूर कर लेना। एंड एक MTP2 है, MTP2, तो इसमें क्या फायदा है, इसमें लास्ट 4 टर्म के गंदे क्वेश्चंस भी रिफ्लेक्टेड है, MTP RTP के भी, जिन क्वेश्चंस में आप अटक सकते हो। एग्जाम के एक दिन पहले वीडियो, बस वो 8-8 घंटे वाले वीडियो में बैठ जाना या कोई अननोन चैनल पर बैठ जाना, कोई नया वीडियो आते ही इनका भी सुन ले, दैट डजंट गिव यू रिजल्ट। जिनसे आप पढ़े हो वो आपके वीकनेस को जानते हैं एंड आई नो हाउ टू मोल्ड यू सो दैट यू कैन परफॉर्म बेटर। बस 4-5 दिन अभी एग्जाम चल रहा है, शायद एक दिन गैप देकर, तो आप ये बस 5 दिन पढ़िए, फिर 20 दिन बुक भी नहीं छुएगा कोई हड़बड़ी नहीं है ट्यूशंस की इंटर लेवल के लेने की कि बैचेस फास्ट फिलिंग, कम फॉर एडमिशन, मत जाइएगा, बहुत जगह होती है आजकल, सब ऑनलाइन में चलता है, कहीं भी हड़बड़ाने की दरकार नहीं। अभी बस 4-5 दिन पढ़ो, फिर कलकत्ता छोड़कर जाओ, घर वालों से पूछकर और पढ़ाई चालू करो, और मुझे एग्जाम हॉल से निकलकर PDF बना के भेजोगे। सब कोई अपना अपना भेजना, पेपर कैसा हुआ, आंसर्स मत पूछना, ना कोई आंसर के वीडियोस उस दिन देखना, मूड खराब होगा। पेपर फाड़ने की दरकार नहीं, विद्या का अपमान होता है। पेपर रखिए, एंजाइटी लेवल कम करिएगा, एंड विल डिस्कस द आंसर्स इफ यू वांट आफ्टर योर एग्जाम्स। ओके, ऑल द बेस्ट। वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अब वीडियो चालू हो रहा है, बूस्टर रिविजन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। यू कैन वॉच इट लेटर ऑन, द रिमेनिंग पार्ट, वंस यू कवर कंपनी लॉ एंड अदर पार्ट्स, पार्टनरशिप एक्ट, तो आप उसको बाद में भी कर सकते हो। एंड 21 वीडियोस नीचे लिंक दिया हुआ है, जिस भी आपको टॉपिक पे कॉन्फिडेंस कम आए उस वीडियो में जाकर फास्ट फॉरवर्ड करके सुन सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज, पैराग्राफ चेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर्स में, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं। एंड पहले 15 मिनट में 2 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लीजिएगा जो आपको अच्छे से आता है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एंड हैंड राइटिंग लेजिबल होना चाहिए, बहुत जमाने की दरकार नहीं है, वरना उस चक्कर में पेपर छूट जाता है। मिनिमम आपका 88 मार्क्स अटेम्प्ट होना चाहिए। 10-12 मार्क्स कई बार बच्चों के छूटते हैं, पैनिक मत करना, पर इफ यू रिपोर्ट मी लेटर ऑन 30 छूट गया, 35 छूट गया, इट वुड बी अ बिग डिजास्टर। मार्क्स, पिच इंस्पेक्शन, ये सब क्या होता है मैंने आपको कई बार समझाया है। पेपर में ब्रेकअप्स को देखकर पता चल जाता है पेपर लंबा है छोटा है, वो मैनेज करिएगा। वीडियो अभी बंद मत करिएगा, यू कैन डू इट लेटर ऑन बिकॉज नाउ यस, वेलकम टू द बूस्टर सेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मैं पहले मतलब आज आपको बहुत सारे टॉपिक्स कराऊंगा, नॉट ओनली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बट वेराइटीज ऑफ लॉज। ये रिकॉर्डिंग मैंने आपके एग्जाम के एक दिन पहले के लिए रेडी कर रखा था। यहां मैं उन टॉपिक्स के बारे में बोलूंगा जहां आप अटक सकते हो, तो लेट अस वर्क टुगेदर। सबसे पहले आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में आइए, और एक कॉपी आप मेंटेन कर रहे होंगे इस वीडियो को देखते वक्त, तो मैं उस कॉपी पे कुछ पॉइंट्स लिखता हूं, जैसे कि कौन कौन से सेक्शन नंबर्स आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में आपका थोड़ा कमांड होना चाहिए उन सेक्शंस पे। सेक्शन 124, 126, 128, पहले ये 3 लिख रहा हूं। इसमें क्या है, इंडेमनिटी डिफाइंड है,
इस वाले में गारंटी डिफाइंड है और इसमें लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी डिफाइंड है शायद। तो 124, 126, 128 ये रेंज आपके मुंह पर होना चाहिए। ऐसा और भी देखेंगे, विल जस्ट ऐड टू द लिस्ट वंस वी मूव फॉरवर्ड। नाउ लुक हियर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इजी पेपर दे देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सो एक पड़ोसी है, उसका जो पेड़ है वो बहुत नेबर के पूरे कंपाउंड के वॉल पर झुक गया है, तो नेबर लगातार बोल रहा है कि ये पेड़ कटवाइए, या पड़ोसी बोल रहा है मैं ये पेड़ नहीं कटवाऊंगा, और वो बोल रहा है सुनिए अगर आपका कोई भी लॉस हुआ हम लिख कर देते हैं, मैं कॉम्पनसेट करूंगा, आप चिंता मत करिए, पर पेड़ नहीं कटेगा। तो इट इज अ प्रॉमिस बाय वन पार्टी टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस इफ इट इज कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि आपको कोई भी लॉस हमारे पेड़ के कारण हो तो हम कॉम्पनसेट करेंगे। सो व्हाट इज कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन? कि सपोज आप किसी को बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, अगर कोई केस वो तुम्हारे खिलाफ कर भी देता है, कोई लॉस होगा तुमको केस में, आई विल कॉम्पनसेट यू। तो दिस इज व्हाट, कि दूसरा आदमी केस करेगा जिसके कारण उसको लॉस होगा एंड यू विल बी कॉम्पनसेटिंग। तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम by conduct of the promiser himself or conduct of any other person। तो ये दोनों ही में आप देखोगे ना कि कोई मैन मेड बेसिकली एक्ट के कारण अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे। दो पार्टीज हैं एंड एक इंडेमनीफायर है जो प्रॉमिस कर रहा है, एंड जिसको आपने प्रॉमिस किया है दैट पार्टी इज नोन एज इंडेमनीफाइड। उसको और एक नाम से बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस या इंप्लाइड कुछ भी हो सकता है। ऑल अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये सब में क्या है ना कि इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट्स में दे वर कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। हम भी एग्जांपल में लेते हैं, बट ये डेफिनेशन अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का देखोगे तो यहां पर कोई भी एक्ट ऑफ गॉड या कोई इवेंट जो अपने आप हो गई हो एक्सीडेंटली, वो वैसे कवर नहीं है। पर्सन के द्वारा वाला इवेंट यहां पर कवर हो रहा है। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। अब जिसके वहां पर कंपाउंड पर, वॉल पर, बाउंड्री वॉल पर वो गाज गिर गया, वो अब क्या क्या मांग सकता है? ऑल डैमेजेस बेचारे को जो जो नुकसान हुआ है, ऑल कॉस्ट जो बेचारे को केस लड़ने के लिए वकील हायर करना पड़ा होगा, ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे, एंड अगर पहले से या बाद में कोई सम जो वो कॉम्प्रोमाइज करके दिया हो, वो सारे सम भी which he may have paid up under the terms of any compromise। तो ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि इंडेमनिटी होल्डर क्या क्या राइट्स मांग सकता है। सिमिलरली एक एमटीपी, अभी इस बार के एमटीपी डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? आपको डेफिनेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ प्रॉमिस कि हम उस आपको लोन दे देंगे अगर वो नहीं देगी। एग्जाम्पल हम लोग सुनते हैं ना कि आप अपने फ्रेंड के लिए गारंटी दे रहे हैं कि आप लोन दे दीजिए, चिंता मत करिए, हम है ना, वो नहीं देंगे तो हम दे देंगे इफ दैट पर्सन डिफॉल्ट्स। यानी एक सॉर्ट ऑफ कंडीशन है कि अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो हम दे देंगे। तो इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। यानी एक कंडीशनल प्रॉमिस इन्वॉल्व है। या अरे वो काम अच्छा से कर देगा, नया आर्किटेक्ट है तो क्या हुआ, हम जानते हैं, हमारे घर का काम किया, बहुत अच्छा काम है, आप काम दीजिए ना, हम है ना, अरे हम लिख कर दे रहे हैं, वो अगर काम खराब किया तो हम कॉम्पनसेट कर देंगे। इट इज अ प्रॉमिस, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड। परफॉर्मेंस को लेकर भी आप गारंटी दे सकते हो इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वो लाइन क्लियरली चाहिए, अगर वो डिफॉल्ट करेंगे तो हम हैं। ऐसे ही कोई को लेटर ऑफ कंफर्ट लिखना, यू मे कंसिडर हिम इन सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, ही इज अ गुड पार्टी, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है। इफ ही डिफॉल्ट्स, ये लाइन बहुत जरूरी है। यहां तीन पार्टीज होते हैं, वहां दो थे, यहां तीन पार्टीज हैं, अगर आपको बेसिक याद आ गया हो। दैट इज सपोज अगर मैं बैंक का एग्जांपल लूं, यहां पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था। फर्स्ट एग्जांपल, फाइनेंसर लोन दे रहा है बोरोवर को, किस शर्त पर कि गारंटर जी नाम का आदमी जो है वो गारंटी दे रहा है। ओके, वो कंडीशन अगर ऐसा हुआ तो हम चुका देंगे। एंड थर्ड, बाद में बोरोवर विल कॉम्पनसेट द गारंटर। गारंटर किसको गारंटी दिया था? फाइनेंसर को, क्रेडिटर को।
तो 3 पार्टीज हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आप देखोगे एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है कि बाद में बोरोअर विल कॉम्पनसेट. इनसाइड एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये लाइन याद रखना, एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट छुपा हुआ होता है वहां पर. ये इंप्लाइड है, नहीं बोला होगा तो भी ये होगा ही कि कोई फ्री में आपके लिए नहीं चुका रहा है वहां पर, बाद में बोरोअर विल कॉम्पनसेट द गारंटर. तो ये चीजें भी हमने अपने क्लासेस में सुनी थी. ये बेसिक में क्यों रिवाइज करा रहा हूं इतना प्यार से, कुछ कारण है. एंड कंडीशन होना बहुत जरूरी, प्रॉमिस होना बहुत जरूरी है, तभी वो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. नेक्स्ट देखिए, अब अचानक गारंटर अगर ये बोले गारंटी तो दे दिया, अब बाद में बोलता है मेरा गारंटी कैंसिल करो, मेरे को बदली में क्या मिला बोरोअर से, कोई कंसिडरेशन मिला ही नहीं, मेरा गारंटी कैंसिल करो, तो बोलते हैं ये बात नहीं चलेगी. कंसिडरेशन जो प्रिंसिपल डेटर को मिला ना, वो इनडायरेक्टली सफिशिएंट कंसिडरेशन है गारंटर के लिए, वो सोच के दिया था. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. एग्जाम्पल, ए ने बी को बेच दिया क्रेडिट में सामान, अब बी पैसा नहीं दे रहा है, ए तकादा कर रहा है बी को, तो अब सी जाके बोलता है वो उसका जो गारंटी है ना, उसका जो क्रेडिट सेल आप किए थे मेरा गारंटी है. दिस इज एब्सर्ड, दिस इज नॉट गारंटी. आप कंफर्ट दे रहे हो. आप गारंटी क्या होता है कि आपके उस लाइन के कारण ही वो ट्रांजैक्शन हुआ हो, वरना उसको क्रेडिट पे वो माल बेचता ही नहीं. अगर मैं बोल दूं मैं तो क्रेडिट पे नहीं बेचूंगा, पहले कोई की गारंटी लाओ मिस्टर बी, मैं ए हूं, तो अब अगर कोई गारंटर आ रहा है, ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया, एक ट्रांजैक्शन हो गया. अब आप जाके बोलते हो ए उसको तुमने क्रेडिट में दिया था ना, वो मेरा गारंटी है, तो टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. गारंटी में हमेशा कंसिडरेशन प्रेजेंट हो सकता है या फ्यूचर. व्हाट इज फ्यूचर? आप लोन दे दिए, लोन देने के बाद यू नो व्हाट इज हैपनिंग, वो डिफॉल्ट किया, अब आप उसके ऊपर केस किए. अब केस का नोटिस जब आया ना, तब एक आदमी आया गारंटर, केस तो तुम नोटिस भेजे हो ना, पर करना मत, अगर वो नहीं देता है उतना टाइम के अंदर पैसा, तो मैं तुमको दे दूंगा. तो व्हाट इज हैपनिंग, अगर वो डिफॉल्ट करता है तुम्हारे नोटिस पीरियड के अंदर, तो केस मत करना, मैं हूं ना, मैं दे दूंगा. नाउ अगेन दिस इज कवर्ड एज गारंटी. बट एक हो गया था ट्रांजैक्शन, नहीं सर इसमें भी तो हो गया था, इसमें क्या फर्क है, हो गया था और अब आपके एक लीगल नोटिस का केस उसको भेजे हो, इससे आपको बचाने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देने आया है. दिस इज अगेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कि केस मत करिएगा, हम है ना, हम गारंटी देते हैं, वो अगर पेमेंट नहीं दिया तो हम पेमेंट आपको दे देंगे, पर केस मत करिएगा. ये वाले लाइंस आपको फील करने होंगे सब्सटेंस ऑफ द अग्रीमेंट को देखकर. अंडरस्टूड? एंड जो गारंटी देता है ना, याद रखिएगा, उसको कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा. प्रिंसिपल डेटर इनकॉम्पिटेंट होगा तो भी चलेगा. तो ये सब बातें 124 126 में थी मेन डेफिनेशन. ओके, नेक्स्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये स्पेसिफिक गारंटी एक ट्रांजैक्शन के लिए होता है, कंटिन्यूइंग बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के लिए होता है. नाउ दिस डिफरेंस ये बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता है, मैंने आपको बोला था करने के लिए. इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी प्राइमरी एंड अनकंडीशनल होती है, बट द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कंडीशनल. कंडीशनल प्रॉमिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर एज वेल एज सेकेंडरी. प्राइमरी लाइबिलिटी बोरोअर की होती है, बट ऐसा नहीं है कि जो बोरोअर है, सॉरी जो क्रेडिटर है वो पहले हमेशा बोरोअर को ही पकड़े. उस आप चाहें अगर बोरोअर के पैसा नहीं दिया ड्यू डेट पर, आप सीधा गारंटर के खिलाफ भी केस कर सकते हैं. गारंटर कैन नॉट टेक द प्ली, पहले उसको जाके पकड़ो फिर हमारे पास आना, दैट कैन नॉट बी टेकन एज अ प्ली. तो यहां पर ये जो दिस डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्लास में डिटेल में करवाया था, इस पर टाइम स्पेंड करके इस डिफरेंस पक्का से, इस डिफरेंस को आप पक्के से कंप्लीट कर लीजिएगा. नेक्स्ट, तो मैंने बोला जस्ट लुक हियर, जो एक पेज आप मेंटेन कर रहे होंगे रिवीजन के समय, 124 126 128, तो इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई. यहां प्रॉमिस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस था, यहां इट इज अ प्रॉमिस टू परफॉर्म और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस द थर्ड पर्सन डिफॉल्ट्स. कंडीशनल प्रॉमिस का ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ श्योरिटी की लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर के साथ साथ चलेगी, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज को एक्सटेंसिव. सपोज एक एग्जांपल लो, शाहरुख खान नाम तो सुना होगा, उसका बेटा है आर्यन खान, ठीक है. अब यहां पे देखो स्टोरी क्या हुआ है कि मिस्टर एक्स लोन दिए थे आर्यन खान को,
ठीक है। एंड जूही चावला, आपको पता होगा इन लोग का रेड चिलीज में पहले वो भी शायद पार्टनर थी। नाउ जूही चावला इज द श्योरिटी फॉर आर्यन खान। जब वो जेल से बाहर आया था तो भी वहां जाके कुछ जमानत के पेपर साइन की थी। नाउ जूही चावला इज द श्योरिटी फॉर आर्यन खान। नाउ व्हाट हैपेंड हियर कि श्योरिटी की लायबिलिटी आएगी। ओके, नाउ लुक हियर, ये कौन है? मिस्टर एक्स कौन है इस एग्जांपल में? क्रेडिटर। अच्छा केस स्टडी बन सकता है ये। आर्यन खान कौन है? आर्यन खान इज द प्रिंसिपल डेटर, दैट इज द बोरोअर, एंड जूही चावला इज द श्योरिटी। नाउ लोन कितने का था? सपोज लोन वाज ऑफ 15 lakhs, तो लाइबिलिटी श्योरिटी की कितने की होगी? 15 lakhs की। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस एग्जाम्पल? इस एग्जाम्पल में क्या हुआ? इस एग्जाम्पल में आर्यन वॉज नॉट रिपेइंग, तो मिस्टर एक्स वेंट टू श्योरिटी, जा ही सकता है। मीनवाइल एसआरके पेड 3 lakhs on behalf of Aryan. Are you understanding? And ये जो है ना, ये जूही चावला जूही paid 15 lakhs to Mr. X, creditor. इसकी लाइबिलिटी थी, दे दी। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि आरके से भी 3 लाख ले लिया मिस्टर एक्स, जूही चावला से भी 15 लाख ले लिया। एक्चुअली what has happened? By mistake जूही ने ज्यादा पेमेंट कर दिया। जूही को नहीं पता था कि SRK has already paid 3, and moreover the liability is co-extensive with that of the principal debtor. अगर SRK के पिताजी ने अपने बेटे के लिए 3 लाख ऑलरेडी दे दिया है, तो अब आर्यन खान की लाइबिलिटी तो सिर्फ 12 लाख होनी चाहिए थी ना, तो नाउ सिर्फ 12 लाख ही इसको और यहां पर पे करना चाहिए था, पर 15 दे दिया, तो ये 3 लाख रिफंड हो जाएगा। तो यहां पर दो चीजें इन्वॉल्व है, लाइबिलिटी इज को एक्सटेंसिव एंड पेमेंट मेड बाय मिस्टेक। आपने कहीं पढ़ा था सेक्शन 72 क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते वक्त, तो अगर आप मिस्टेक से ज्यादा पेमेंट कर दिए तो वो आपको रिटर्न भी होगा। तो दिस इज क्लबिंग 2 क्वेश्चंस टुगेदर, अंडरस्टूड? सो ये लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी कुछ मैं आपको दिखाना चाहता था यहां पर इन द बूस्टर सेशन, सो यू हैव जस्ट कवर्ड दिस। पक्का एवरीवन? एंड श्योरिटी के खिलाफ डायरेक्टली भी जा सकता है क्रेडिटर इंस्टेड ऑफ गोइंग फर्स्ट टू द डेटर। ये लाइन भी हमने क्लास में पढ़ा था। नाउ श्योरिटी डिस्चार्ज कैसे हो सकता है? 3 ब्रॉड आइडियाज याद रखना। रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, स्पेसिफिक गारंटी की कॉन्ट्रैक्ट रिवोक नहीं हो सकती। कंटिन्यूइंग की 3 केसेस थे, हमने क्लास में पढ़े थे। या क्रेडिटर कुछ ऐसा कर देते हैं डेटर के साथ मिलकर, वेरिएंस कर देते हैं विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, कुछ ऐसा कर देते हैं कि श्योरिटी रिलीज हो जाता है। या श्योरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट से हासिल किया था, उस केस में भी रिलीज हो जाता है। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि गारंटी वाज ऑब्टेन्ड बाय द क्रेडिटर, गारंटी विच वाज ऑब्टेन्ड, मिसप्रेजेंटेशन वाज मेड बाय द क्रेडिटर, मटेरियल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को छुपा के, कंसीलमेंट करके, कुछ कुछ चीजों को, कोई चीजों के बारे में चुप रहकर। एंड यहां पर आप देखो, जहां पर मैंने बोला था ना कि अगर आप प्रिंसिपल डेटर को रिलीज करते हो आप भी रिलीज हो जाता है, या कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन करते हो जिससे प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी भी रिलीज हो जाएगा। क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट्स विद प्रिंसिपल डेटर नॉट टू सी यू, गिव मोर टाइम देन द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। यानी आप उसको एक कॉन्ट्रैक्ट उसके संग कर लिए, सीयू नहीं करेंगे, तो कौन डिस्चार्ज हो जा रहा है? श्योरिटी। पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर जो क्रेडिटर है वो एक थर्ड पार्टी को बोल रहा है कि हम है ना केस नहीं करेंगे आपके डेटर के खिलाफ जो आपका रिलेटिव है, उससे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। डिस्चार्ज की नौबत कब आती है याद रखना। अगर ये शाहरुख खान आर्यन खान वाले एग्जाम्पल में पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन था? आर्यन खान एंड द क्रेडिटर। अब क्रेडिटर उसके पिताजी को बोल रहा है कि हम है ना आप चिंता मत करिए, आपके बेटे को और टाइम देंगे, तो जूही चावला कैन नॉट क्लेम डिस्चार्ज। अरे मैं तो गारंटर हूं, आप टाइम बढ़ा दिए, पर हम प्रिंसिपल डेटर के संग थोड़ी कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए, हम तो एक थर्ड पार्टी है इस एग्जाम्पल में शाहरुख खान, उसके संग अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज्ड। या
क्रेडिटर्स फॉरबेरेंस, लोग डर गए, डिले इन फाइलिंग सूट, एक होता है गिविंग टाइम कॉन्ट्रैक्ट करके, उसमें डिस्चार्ज होता है। जस्ट कि हम डिले कर रहे हैं, थोड़ा लेट कर रहे हैं सूट फाइल करने में, उससे आप डिस्चार्ज नहीं होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पक्का एवरीवन? और ये इस पे केस स्टडी आता है, क्रेडिटर के कोई गलत काम से या जो करना चाहिए था जिससे श्योरिटी का रिमेडी नुकसान हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको रिलीज नहीं मिलेगा। या को श्योरिटी जब तक ज्वाइन ना करे, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में को श्योरिटीज का ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह भी याद रखिएगा। कई बार दो या दो से एक से ज्यादा गारंटर्स जब रहते हैं, सबके अलग अलग अमाउंट्स होते हैं, कोई बोलता है मैं 10 की गारंटी दे रहा हूं, कोई 20 को, उसको पेनल्टी अमाउंट्स बोलते हैं, कई केस स्टडी में आता है। एंड दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, समटाइम दिस इज आस्क्ड, राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट डेटर, अगेंस्ट क्रेडिटर, अगेंस्ट द को श्योरिटीज। तो ये हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था। जैसे अगेंस्ट डेटर क्या है, राइट ऑफ इंडेमनिटी, उस डायग्राम में भी देखा था। राइट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द डेटर, डेटर के सारे सिक्योरिटीज कोलैटरल्स को मैं, विच इज लाइंग विद द क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ लोन, चाहे वो पहले जानता था या नहीं जानता था। अगेंस्ट क्रेडिटर मेरे पास क्या राइट होंगे, जैसे अभी आपने शाहरुख खान आर्यन खान वाले एग्जांपल में देखा था कि अगर उसी एग्जांपल में आर्यन खान भी कुछ अगर लोन दिया है कभी एक्स को, तो सेट ऑफ समझते हो ना, कि हम अगर पेमेंट करते तो कम देते सेट ऑफ करवा के। राइट टू सेट ऑफ विच बोरोअर कुड हैव क्लेम्ड अगेंस्ट द क्रेडिटर, वो यहां पर क्लेम कर पाएगा। तो ये मैंने इसलिए करवाया चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिविजन। जितनी बार आप रिविजन करोगे उतने बेटर हो जाओगे। एंड ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। एंड दिस क्वेश्चन को श्योरिटीज के लिमिट्स के ऊपर, ये 1:2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं को श्योरिटीज लाइबिलिटी, दे विल बी शेयरिंग इक्वली अप टू देयर लिमिट्स। इसको लेकर मैंने क्वेश्चन क्लास में बनाया था, दिस इज द क्वेश्चन जोन। एंड ये वाला पूरा जोन जो है ना क्वेश्चन का है, ये सब क्वेश्चन है और ये आंसर हम लोग क्लास में वर्कआउट किए थे। प्लीज वीडियो पॉज करके चेक कर लीजिएगा, इट्स अ बूस्टर सेशन, वी हैव टू बी लिटिल फास्ट। फिर भी दिखा देता हूं इनके पेनल्टी अमाउंट्स, मतलब जो अग्रीड अमाउंट्स है 10, 20, 30 है। तो अगर 30,000 की लाइबिलिटी इनकर होती है, एक बच्चा बोलता है 1:2:3, नहीं, इक्वली है अप टू द लिमिट्स। तो 30 को अगर 3 में डिवाइड करके देखो, 10, 10, 10 आ रहा है। अब इनके लिमिट्स चेक करो, हाँ सर लिमिट्स में है। 40,000 के केस में अब अगर आप इक्वली डिवाइड करोगे 13,000 समथिंग आ रहा है, बट आप 13,000 कर नहीं सकते बिकॉज एक अपर लिमिट क्या है 10, तो इसको 10 चेपा आपने, अब बचा 30। एक 30 को अब बचे हुए 2 में इक्वली करो, 15-15, लिखना मत, पहले मैच कर लो। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि 20 और 30 तो इनका गारंटीड अमाउंट है ही। अब किसी का 50 आ रहा है तो उस हिसाब से आपने कर लिया। 80 जब आता है तो लोग भावुक हो जाता है, कौन शेयर करेगा, सब अपने अपने अपर लिमिट है, उनकी गारंटीड अमाउंट्स वहीं तक शेयर करेंगे। तो लैंग्वेज है, दे विल बी शेयरिंग इक्वली को श्योरिटीज अप टू देयर अग्रीड लिमिट्स, अप टू देयर गारंटीड अमाउंट्स। ओके, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये पूरा मैंने आपको यहां बहुत अच्छे से करवा दिया। नाउ द नेक्स्ट बूस्टर रिविजन टॉपिक इज बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट में क्या होता है कि आप डिलीवरी ऑफ गुड्स देते हैं, मूवेबल गुड्स की डिलीवरी देते हो फॉर सम पर्पस और विद सम इंस्ट्रक्शन। कोरियर भेज रहे हो, या मेरा ये रिपेयर करके दे दो और मेरे को वापस लौटाओ, कोरियर को वहां से वहां पहुंचाओ, तो कुछ इंस्ट्रक्शन आपने दिया है। बेलर एंड बेली दो पार्टीज है। अब डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी का मतलब एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकता है फिजिकली, या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जहां पे आप उसके पोजेशन में सामान को देकर आएंगे। नाउ व्हाट इज द वर्ड पोजेशन? पोजेशन और कस्टडी को एक्सप्लेन करना पड़ता है कई बार, केस स्टडी में मैंने आपको समझाया है दैट पोजेशन में यू आर गिविंग अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द गुड्स। इन कस्टडी द पर्सन डजंट हैव कंट्रोल। सपोज आप वैले पार्किंग करते हो, ओके, और गाड़ी का पार्किंग का रसीद अब उसी के पास है, चाबी भी उसी के पास है, ये वाला जो है ये पोजेशन हुआ है। बट अगर आप खुद ही गाड़ी पार्क करके गाड़ी की चाबी भी अपने पास ले आते हो, दिस इज ओनली कस्टडी गिवन। बैंक लॉकर में सामान रखना कस्टडी देना होता है। आप एक गोल्ड वाला के आदमी के पास अपना गोल्ड रख के आए और हर दिन एक लॉक उस बॉक्स में चाबी लगा के चाबी अपने पास ही ले आए हो, ये भी बेलमेंट नहीं है, बिकॉज डिलीवरी आपने नहीं दी है। नहीं सर दी ना, उसके पास है मेरा बॉक्स। पोजेशन नहीं दिया आपने, सिर्फ कस्टडी दिया। तो यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर आंसर, इन पोजेशन फुल कंट्रोल ओवर द गुड्स, मूवेबल गुड्स कम इन द हैंड्स ऑफ दैट person with whom you have given the possession. But in custody there is no control, सिर्फ you are only having that goods, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस गुड्स पर। ओके,
तो ये चीज आपको 148, तो जहां हम लोग आज सेक्शन का रेंज लिख रहे थे ना कि 124, 126, ये तीन बहुत फेमस है. सिमिलरली 148 दैट इज टॉकिंग अबाउट बेलमेंट. ये नंबर याद रहना चाहिए आपको. पक्का? ओके, इट्स अ बूस्टर रिविजन, सो वी हैव टू बी फास्ट, वी हैव टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स. डिपॉजिट ऑफ मनी इन बैंक इज नॉट बेलमेंट. फाइंडर ऑफ गुड्स जब किसी को सामान देता है वो बेलमेंट की तरह होता है. बेलमेंट इज क्रिएटेड. नाउ ग्रेटिटुअस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेटिटुअस, ये फ्री में होता है और मतलब कंसिडरेशन या दोनों का बेनिफिट इन्वॉल्व है. नॉन ग्रेटिटुअस में आप जब लॉन्ड्री वाले को सामान देते हो धोने के लिए कपड़ा, आप जब टेलर को सामान देते हो कपड़ा धोने के लिए, यहां दोनों के इन्वॉल्वमेंट आ रहे हैं, दोनों का फायदा इन्वॉल्वमेंट आ रहा है. नाउ ग्रेटिटुअस एंड नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट, यहां पर आप क्या देखोगे ना, देयर आर अदर पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू टेक केयर. आई जस्ट शो इट टू यू. एक डिफरेंस दिखाता हूं, उससे शायद आपको याद आ जाए. जस्ट अ सेकेंड. यहां पे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड ड्यूटीज ऑफ बेली. नेक्स्ट लोग भूल जाते हैं, इन लोग जानबूझ के क्या करते हैं, उल्टा दे देते हैं राइट्स ऑफ बेलर, क्योंकि राइट्स ऑफ बेलर एक्चुअली क्या हो जाएगा, ड्यूटीज ऑफ बेली. तो राइट्स ऑफ बेलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन राइट्स ऑफ बेली पूछ लेते हैं, दैट इज ड्यूटीज ऑफ बेलर. तो यहां से एक मुझे पर्टिकुलरली लगता है वन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन माइट कम इन योर एग्जाम, ये आपको ध्यान में रखना होगा. यहां बच्चे किसमें भटक रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं. अब इसके बहुत सारे सेक्शन नंबर्स हैं, इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न ऑल द सेक्शन नंबर्स, बट आई स्टिल शो यू. जैसे ये जो एक्सपेंसेस वाला जोन है ना, ग्रेटिटुअस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट, यहां पे हमने शायद बनाया था, आई थिंक इट्स इन द रिविजन शीट. यहां पे देख लेते हैं कि ग्रेटिटुअस एंड नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट में बच्चे किस जोन में कंफ्यूज हो रहे हैं. ग्रेटिटुअस बेलमेंट, याद रखिएगा, ग्रेटिटुअस बेलमेंट में आप अपना डॉग किसी के यहां छोड़ के जाते हैं तो उस डॉग का खाना पीने का खर्चा पड़ोसी के यहां आप ही देंगे, बीमार पड़ेगा आप ही देंगे, कोई एक्सीडेंट डॉग का मीट कर जाए आप ही देंगे. बेलर नेसेसरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस दोनों बेयर करता है. नॉन ग्रेटिटुअस, आप गाड़ी भाड़े पर दिए हैं, सिर्फ गाड़ी दिए हैं, पेट्रोल वो भरा रहा है, यानी वो नेसेसरी एक्सपेंसेस है. टोल टैक्स वो दे रहा है, यानी बेली इज बेयरिंग नेसेसरी एक्सपेंसेस. बट चलते चलते बिना कोई फॉल्ट के गाड़ी का इंजन अपने आप पूरा बंद हो जाए, पूरा इंजन में मैल फंक्शनिंग हो जाए, तो वो बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो ये कार और डॉग के एग्जाम्पल से आपको रिलेट करने में इजी रहेगा. ग्रेटिटुअस बेलमेंट को आप प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कर सकते हो. पड़ोसी को आपने गाड़ी दिया था कि 10 दिन तुम यूज कर लो, अब पड़ोसी उसको यूज करने के लिए गाड़ी में थोड़ा सा है ना खर्चा किया है, 15,000 का पेट्रोल भरा के रखा है. अब अचानक आप 5 दिन बाद चले जाते हो, मेरे को वापस दो. अब वो तो 15,000 बोल रहा हूं, 5,000 का पेट्रोल भरा रखा है, आप 5 दिन बाद चले गए, तो ये सब जो एक्सेस पेट्रोल अभी वो यूज करने वाला था और नहीं किया और उसने गाड़ी पर जो खर्चा किया है, तो वो सारा उसके लिए एक लॉस हो जाएगा, तो वो बेलर देकर वापस ले सकता है. नॉन ग्रेटिटुअस में तो टर्मिनेशन का स्कोप है ही नहीं. तो यहां पर लोग गलती कर सकते हैं. सो आई पर्सनली फील ये पोर्शन अच्छे से रिवाइज कर लीजिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लोगों को आता है बेलमेंट में. मैंने पोजेशन कस्टडी वाला बता दिया, बिकॉज कई बार वो आता है इज इट अ बेलमेंट, इज इट नॉट अ बेलमेंट. तो पूरा पोजेशन कस्टडी बेलमेंट 148 पूरा समझाओगे आप. तो ये सारे ड्यूटीज ऑफ बेलर आप कर लोगे ना अच्छे से. नाउ ये सारा होने के बाद ड्यूटीज ऑफ बेली बहुत सिंपल है. अनऑथराइज यूज नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है. मिक्स कंसेंट से किया तो क्या होगा, बिना कंसेंट से किया, और सेपरेबल है, नॉन सेपरेबल है. ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस्ड इन द क्लास. नाउ राइट्स ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेली. राइट्स ऑफ बेली में मतलब क्या हो रहा है कि ये ड्यूटीज ऑफ बेलर है कि अगर गुड्स में कुछ, वापस सुनिए, राइट्स ऑफ बेली इसमें घुमा के पूछा है. ड्यूटीज ऑफ बेलर बेली तक लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं. राइट्स ऑफ बेली जब पूछ लेगा तो व्हाट विल बी योर माइंडसेट. ये जो ड्यूटीज ऑफ बेलर था वो इन्फोर्स करवा सकता है,
बेली मतलब टेलर हो गया, सपोज वो खर्चा किया, आपका स्टिचिंग किया, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो पर्टिकुलर लिएन जिसपे उसने किया है वो भी कर सकता है। वो जो नेसेसरी एक्सपेंसेस लगेंगे, बेली कैन क्लेम द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑल्सो इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। कुछ फॉल्टी है, गुड्स में फॉल्ट है, तो वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स हमने यहां पर डेवलप किया था। एंड वो किसी भी जॉइंट बिलर को गुड्स का डिलीवरी देके आ सकता है, उसको नहीं पता आपस में उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने मेन क्लास में भी किए थे। आई जस्ट शो इट टू यू। यहां पे देखो, लोग यूजुअली राइट्स ऑफ बेली दिख रहा है। इफ राइट्स ऑफ बेली आर ड्यूटीज ऑफ बेलर, तो मैंने गंदा वाला करवाया आपको। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में बेलर विल पे टू द बेली द नेसेसरी एक्सपेंसेस एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस फॉर बेलमेंट, तो उसको वो क्लेम कर पाएगा दोनों चीज बेलर से। नाउ इफ द गुड्स बेल्ड आर क्लेम बाय पर्सन अदर देन बेलर, कोई और आदमी मांगने आ गया, बेली कैन अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप इट्स डिलीवरी एंड फर्स्ट डिसाइड द टाइटल टू द गुड्स। राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन लोग भूल जाते हैं, ये वर्ड मत भूलना। जनरल लियन सब केसेस में नहीं होता, हम लोग क्लास में पढ़े थे। राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स, compensation, right to claim compensation in case of faulty goods। तो rights of बेली लोगों का wrong होने के chances है, that's why I did it again today। After this, कोई भी wrong doer, थर्ड पार्टी अगर गुड्स को नुकसान पहुंचाता है तो बेलर या बेली भी एक्शन ले सकते हैं। बेली भी एक्शन ले सकता है एज इफ ही इज द ओनर, एंड फिर जो कॉम्पनसेशन मिलेगा वो रिस्पेक्टिवली पार्टीज आपस में शेयर करेंगे। तो ये भी एक बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है सितंबर 2025 में। बेलमेंट टर्मिनेट कब होता है? या तो कोई पीरियड का होगा, पर्पस का होगा, या आप अनऑथोराइज यूज करेंगे तो हम नोटिस देकर टर्मिनेट कर सकते हैं। और ग्रेटिट्यूअस को तो आप कभी भी टर्मिनेट कर सकते हो, या बेलर या बेली में से कोई का डेथ हो जाए या सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए। तो एक बार देखा हुआ होना चाहिए था मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, एग्जाम के एक दिन पहले मैंने बता दिया। नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, फाइंडर ऑफ गुड्स, इसको लेकर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं केस स्टडी में दिखलाना चाहता हूं आपको फिर से। राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट है। रिवॉर्ड के लिए आप कभी भी लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लियन वर्ड अभी अभी आया था ना कि बेली कैन एक्सरसाइज लियन, तो फाइंडर भी लियन मतलब वो रोक सकता है अगर रिवॉर्ड के बारे में उसको पता है, रिवॉर्ड दीजिए वरना हम सामान नहीं देंगे। रिवॉर्ड के लिए हम स्यू भी कर सकते हैं, 2 राइट्स है रिवॉर्ड के लिए, स्यू एंड लियन। बट एक्सपेंसेस के लिए ओनली लियन वाला राइट है, एक्सपेंसेस के लिए स्यू वाला राइट नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सेल, राइट टू सेल कब होता है? ओनर कुड नॉट बी फाउंड, कोशिश करने के बावजूद, एंड गुड्स आर पेरिशेबल। और नॉन पेरिशेबल में भी हम बेच सकते हैं इफ एक्सपेंसेस ऑलरेडी बहुत लगते जा रहे हैं एंड इट इज एक्सीडिंग 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। और ओनर मिल गया पर बोलता हम पैसा देंगे नहीं, तो भी हम सेल कर सकते हैं आफ्टर नोटिस। तो ये बातें मेन क्लास के बुक के लैंग्वेज से भी अगर चेक कर लेते हैं, दैट व्हाट आर द राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड्स, कहीं हमने देखा था। यस, where a thing is if the owner cannot be after due diligence be found, or if he refuses upon demand to pay the lawful charges, the finder may sell it. Lawful charges is amounting to 2/3, greater than equal to is the word। तो वापस सुनिए, रिवॉर्ड के लिए 2 चीज है, स्यू भी है एंड लियन भी है, ओके। पर सेल का राइट कब आता है? ओनर कुड नॉट बी फाउंड इवन आफ्टर रीजनेबल डिलीजेंस, और मिल गया पर पेमेंट नहीं दे रहा है, और पेरिशेबल है गुड्स तो हम बेच देंगे, और नॉन पेरिशेबल है बट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो लैंग्वेज प्लीज प्रैक्टिस करिएगा, वी कैन गेट अ क्वेश्चन। रिवॉर्ड के लिए स्यू भी है, लियन भी है। तुम्हारे एग्जाम में क्या आएगा पता है? एक्सपेंसेस के लिए राइट ऑफ स्यू पूछेगा, एक्सपेंसेस के लिए राइट ऑफ स्यू नहीं है, एक्सपेंसेस के लिए ओनली राइट ऑफ रिटेंशन है, दैट इज लियन। एंड राइट ऑफ सेल का लैंग्वेज भी प्रैक्टिस कर लेना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 इज द वर्ड, और वो भी अगर ओनर कुड नॉट बी फाउंड या मिल गया पर रिफ्यूजेस टू पे, और इन दोनों में से कोई केस ट्रिगर हो जाए तो हम ये कर सकते हैं।
तो ये जोन भी हमारा हो गया। जनरल लियन बैंकर वैंकर के केस में होता है, मैंने आपको बताया था। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, जैसे आप बैंक आपको 3 टाइप का लोन दिया है, उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी भी है या जो भी है, तो एक लोन में आप डिफॉल्ट किए तो आपके दूसरे लोन के सिक्योरिटी को भी वो रोक सकते हैं। टेलर के आपके 5 कपड़े पड़े हुए थे, अभी आप एक कपड़ा में डिफॉल्ट किए, पैसा नहीं दे रहे हो, तो टेलर आपके बाकी 4 कपड़े नहीं रोक सकते। टेलर के केस में सिर्फ पर्टिकुलर लियन है, जिस पर स्किल एक्सरसाइज हुआ है जिस गुड्स पर और उसका पेमेंट नहीं आ रहा है, वो रोका जा सकता है। बट बाकी केसेस में व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ बैंकर्स, हम आपके दूसरे लोन के सिक्योरिटी को भी रोक सकते हैं। फाइंडर ऑफ गुड्स का भी पर्टिकुलर लियन है, प्लेजी का भी पर्टिकुलर लियन है, अनपेड सेलर का भी पर्टिकुलर लियन है। आफ्टर दिस प्लेज। नाउ बेलमेंट एंड प्लेज का एक डिफरेंस भी हमारे किताब में था। लोन के अगेंस्ट में जब आप सिक्योरिटी देते हो ना, दैट इज इन इंग्लिश कॉल्ड प्लेज। एंड प्लेज में याद रखिएगा, यू डोंट हैव राइट टू यूज। आप दूसरों की मिली हुई घड़ी, महंगी घड़ी से सिक्योरिटी के रूप में रखोगे, यू कैन नॉट यूज इट। प्लेज में यू कैन नॉट यूज इट। बेलमेंट में आप गाड़ी मंगवाए हो, यूज करोगे। प्लेज में यू कैन नॉट सेल। हाँ, प्लेज में यू कैन सेल आफ्टर गिविंग नोटिस इन केस ऑफ डिफॉल्ट। बेलमेंट में आप सेल का राइट नहीं था, आपके पास लियन का राइट था बेलमेंट में। एंड एवरी बेलमेंट इज नॉट अ प्लेज, बट एवरी प्लेज इज अ बेलमेंट। तो प्लेज इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट which is only given as a movable goods is given as a security for loan, that is called pledge। याद रखिएगा इस चीज को। नाउ इसी तरह यहां पर एक क्वेश्चन था कि प्लेजी के क्या क्या राइट्स हैं। प्लेजी क्या हो गया, बेली की तरह हो गया। तो जो जो बेली के राइट्स थे वो तो सब होंगे, पर प्लेजी के स्पेसिफिकली क्या क्या राइट्स हैं। राइट ऑफ लियन यहां पे भी आएगा, पर हम लियन प्लेज्ड गुड्स पर रोक सकते हैं। अगर मेरे को मेरा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिला, इंटरेस्ट नहीं मिला, या आपके गुड्स को हम पूरा स्टॉक करके वेयरहाउस में रखे थे एक्स्ट्रा टाइम के लिए, नेसेसरी एक्सपेंसेस आप नहीं दे रहे हैं, तो ये सब के लिए मैं रिटेंशन कर सकता हूं। ओके, नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए प्लेजी कैन रिटेन द गुड्स। राइट्स ऑफ प्लेजी कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एग्जाम इन केस स्टडी और इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। प्लेजी के पास राइट टू रिटेन है फॉर प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस, याद रखिएगा। प्लेजी के पास राइट टू स्यू फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, आपके गुड्स को हम रखे थे जिसके कारण कुछ विस्फोट हो गया, अब हमको स्टेप्स लेना पड़ रहा है, इसके लिए मैं रिटेन नहीं करूंगा आपके सिक्योरिटी को, बट आई कैन स्यू यू। तो यू हैव टू सी रिटेंशन राइट्स इज फॉर P plus I plus NP, necessary expense. For extraordinary expenses, pledgee can sue, cannot retain. And interesting, I can file a suit on default and sell the thing pledged after giving reasonable notice. और बेच करके भी अगर कम अमाउंट आता है, पॉनर की लाइबिलिटी, प्लेजर की लाइबिलिटी अभी भी है, बेच करके अगर ज्यादा अमाउंट आता है, प्लेजी will pay over the surplus to the pledger। जो सरप्लस आएगा हम प्लेजर को दे देंगे। तो राइट्स ऑफ प्लेजी बहुत दिन से नहीं आया है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। एंड और एक इंटरेस्टिंग थिंग, उसी फाइनेंसर ने 3-4 टाइप के लोन आपको दिए, तो आपके दूसरे सिक्योरिटीज को भी रोका जा सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से जनरल लियन टाइप की बात लिखी होगी, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था। बट प्लीज प्रैक्टिस द लैंग्वेज, कहां नेसेसरी एक्सपेंसेस में रिटेंशन राइट है, कहां स्यू है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। प्लेजर के क्या राइट्स होते हैं, जब वो पैसा चुका देता है, ही हैज राइट टू रिडीम, अपना सामान वापस पाने का अधिकार है बिफोर द एक्चुअल सेल। चाहे अनाउंसमेंट हो गया हो, बट बिफोर द एक्चुअल सेल यू कैन आस्क योर सामान वापस, एंड जो एक्सपेंसेस उसके लगे होंगे डिफॉल्ट के कारण, उसने अनाउंसमेंट और का खर्चा लिया होगा, वो सब देकर आप वापस ले सकते हो। ड्यूटीज ऑफ प्लेजी are similar to duties of bailey. Duties of pledger are similar to duties of bailor. वो बहुत सेम है। अब जो नॉन ओनर है वो भी प्लेज क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसे प्लेज का क्या अंजाम है वो सब यहां पर लिखा हुआ है। प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, प्लेज बाय को ओनर इन पोजेशन। तो ये हम लोग क्लास में ऑलरेडी कर लिए थे, आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस अगेन, पर फिर भी ये वाला सुन लो। Pledge by person in possession, pledge where pawners only has limited interest, ये सारे हमारे क्लास में किए हुए हैं, तो आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन बिकॉज अदरवाइज बूस्टर सेशन वीडियो विल बिकम वेरी वेरी हैवी फॉर यू। तो ये सारे हमारे हो चुके हैं। इसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में हम देखते हैं
एजेंसी। नाउ कौन से सेक्शंस पे मैंने ध्यान देने बोला था? 124, 126, 128 एंड एक और मुझे लगता है रेंज मुझे आपको लिखवा देना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का 133 से 139 में बहुत सारे रेंजेस है, बट ओके चलता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड 148 बेलमेंट का जो रेंज था वो आपने लिखा होगा, व्हाट इज बेलमेंट, दैट रेंज यू हैव रिटन। नाउ द नेक्स्ट लाइन ऑफ अटैक इज एजेंसी। एजेंसी का वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके रिवीजन वीडियो में एजेंसी दिया है, फिर भी कुछ कुछ पॉइंट्स में बोल देता हूं जल्दी जल्दी। अब जैसे आपने देखा था ना कि borrower can be a minor, incompetent, agent can be a minor, but principal debtor has to be competent to enter into contract, surety has to be competent into contract, agent can be a minor, agency भी with consideration भी हो सकती है, without consideration भी हो सकती है, ये सब हमने क्लास में पढ़ा था। एजेंट खुद पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो दो पार्टीज को साथ में लाने का काम करता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो अपनी किताबों में ये सब चीज। एजेंसी डिस्क्राइब नहीं है, 182 डिफाइंस एजेंट एंड प्रिंसिपल, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर वाइल डीलिंग विथ थर्ड पर्सन। एंड रूल ऑफ एजेंसी क्या बोलता है कि जो आदमी खुद कर सकता है वो अपने एजेंट से भी करवा सकता है, दैट इज क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज एक्टिंग हिमसेल्फ, सो प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। नाउ एजेंसी में मैं जल्दी से यही बोलूंगा, देखो एक होता है एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट, एक होता है इंप्लाइड अपॉइंटमेंट, एजेंट बाय नेसेसिटी, एजेंसी बाय एस्टॉपेल एंड एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। तो पर्सनली स्पीकिंग एजेंसी बाय रैटिफिकेशन बहुत अच्छे से करो, एमटी में पी में भी रिफ्लेक्ट हुआ है that without the consent of someone when you do an act, that is agency by ratification, and that principle he may approve, he may disown. If he approves it will bind him, if he disapproves it doesn't bind him. पर उसके कुछ रूल्स हैं कि ये एजेंसी बाय रैटिफिकेशन के पहले क्या क्या रूल्स को हमें ध्यान रखना है। नाउ इम्प्लाइड एजेंसी बाय इम्प्लाइड अपॉइंटमेंट, इम्प्लाइड मतलब माना जाता है कि आप एजेंट है कैसे, फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कंडक्ट ऑफ पार्टीज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये सब को देख करके। ये एक्चुअली इम्प्लाइड का है, सर्कमस्टांसेस एंड कंडक्ट। मैंने इसमें कई एग्जाम्पल दिया था। आपके फ्रेंड आपके बिहाफ में दुकान में साड़ियां बेच रहे हैं और आप देख रहे हैं वाओ ही इज अ बेटर सेल्समैन देन मी, आप चुप है, तो चुप रहना ये कंडक्ट हो गया। सर्कमस्टांसेस, वाइफ इज एजेंट ऑफ हस्बैंड फॉर नेसेसरीज, पर अगर हस्बैंड पहले से मना कर रखा है कि हम कैश दे रखे हैं, ये पता नहीं कहां कैश उड़ाती है, आप लोग नेसेसरीज मेरे से बिना पूछे भी इनको क्रेडिट पे मत दीजिएगा, देन ही इज नॉट, अदरवाइज वाइफ इज ऑल्सो एजेंट ऑफ हस्बैंड। तो ये है एजेंसी बाय नेसेसिटी। इमरजेंसी के केसेस में कोई भी मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अगर वो काम करता, केयरटेकर आपके सामान को बचाने के लिए कुछ स्टेप्स ले लिया, आपने बनाया नहीं था उसको एजेंट एज सच, तो ये इमरजेंसी के दौरान क्रिएट होता है। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, पार्टनरशिप में दे आर म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ ईच अदर। एंड रैटिफिकेशन में मैंने आपको मीनिंग बता दिया, इसके कई रूल्स है, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, फुल नॉलेज के बाद होगा, पार्शियल रैटिफिकेशन नॉट अलाउड, कोई अनऑथोराइज्ड एक्ट को रैटिफाई करके आप थर्ड पार्टी को नुकसान की तरफ नहीं ले जा सकते। रैटिफिकेशन मस्ट बी डन विद इन अ रीजनेबल टाइम, ये लोग भूल रहे हैं पॉइंट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी, एक्ट टू बी रैटिफाइड मस्ट बी वैलिड। रैटिफिकेशन आप बताओगे नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा? एक रीजनेबल टाइम में आपके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया तो आपको उसको रैटिफाई करना है, तो एक रीजनेबल टाइम में करना होगा। लॉस होने के बाद जाके बोलते हैं वो मेरे लिए थे ना, हम रैटिफाई करते हैं, ये नहीं चलेगा। तो रैटिफिकेशन के रूल्स अभी अभी देखो, रीजनेबल टाइम आप भूल रहे थे, थर्ड पार्टी वाले पे केस स्टडी भी आता है। एंड जिस समय रैटिफाई हो रहा होता है, वंस इट इज डन, ये रेट्रोस्पेक्टिवली वैलिडेट हो जाता है एज इफ जिस दिन वो किया गया था ऑथोराइज था। तो ये सारे पॉइंट्स देखे। कमेंट, डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट्स, मतलब डेलीगेट एजेंट फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में अलाउड हो या कस्टमरी प्रैक्टिसेस हो या इमरजेंसी हो। मैंने कई एग्जांपल्स इसको लेकर लिए थे कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो तो हो सकता है, कस्टम हो तो लिखा है, या इमरजेंसी में हो सकता है। ट्रांसपोर्टर वाला एग्जांपल याद आ जाएगा। इफ सब एजेंट इज अपॉइंटेड विद द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी पी ने ए को अपॉइंट किया, ए ने सब एजेंट को अपॉइंट किया, पूछ के किया है, then principal is also liable to third party for acts of the sub agent, agent is liable to principal of course,
एंड सब एजेंट इज लायबल टू एजेंट, वो तो कॉमन है. If sub-agent is not properly appointed, then principal is not liable to third party for acts of sub-agent. And agent दोनों के लिए third party को liable है. तो ये impact याद रखिएगा. Substituted agent को ना प्रिंसिपल ही अपॉइंट करता है कि कुछ काम, मुझे प्रॉपर्टी बेचना था, तुमको एजेंट बनाया, पर प्रॉपर्टी में इतने डिस्प्यूट्स थे, तो लीगल मैटर प्रॉपर्टी का हैंडल करने के लिए, ताकि प्रॉपर्टी का सेल आप जल्दी कर सको, उस वाला पावर आपसे लेकर इसको दे दिया. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रिंसिपल के अंडर में आ रहा है. तो यू कैन गेट अ डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन. सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बीच में, प्रिंसिपल एंड इस सब एजेंट के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहता है क्या? क्या एजेंट लायबल होता है क्या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के काम के लिए? नहीं, बिकॉज वो तो प्रिंसिपल के अंडर आ रहा है. क्या सब एजेंट एजेंट को लायबल है या प्रिंसिपल को लायबल है? सब एजेंट डायरेक्टली प्रिंसिपल को लायबल है. क्या वो अपना रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल से सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्लेम कर सकता है? यस, बट सब एजेंट नहीं क्लेम कर सकता है. तो मैंने 5 डिफरेंसेस अच्छे वाले लिखवा दिए थे आपको यहां पर, बुक में और भी दिए हुए थे, तो इसको पॉज करके देख लेना वेदर यू रिमेंबर दीज डिफरेंसेस और नॉट. एजेंट के क्या क्या ड्यूटीज हैं ये भी हमने बहुत अच्छे से 1 2 3 4 5 6, और कोई सीक्रेट प्रॉफिट्स अगर कमाता है, प्रिंसिपल को पता चल जाए, वो कैंसिल भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छुपा कर ये किया गया था, एंड जो सीक्रेट प्रॉफिट्स है वो क्लेम बैक करेगा. तो ये सारे हमने कर लिए थे यहां पर. राइट्स ऑफ एजेंट, वो क्या क्या कलेक्शन से काट सकता है, वो प्रॉपर्टी पे लियन एक्सरसाइज कर सकता है क्या अगर उसको इसको खर्चे ना मिले, वो इंडेमनिटी क्लेम कर सकता है क्या प्रिंसिपल से फॉर लॉफुल एक्ट्स, फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ. तो ये सब पर थोड़ा लैंग्वेज मैं इसलिए जल्दी से बोल रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके ये सब पढ़ लोगे. तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का रिवीजन मेरे साथ करना बूस्टर रिवीजन में बहुत जरूरी था. मैं बाकी पूरा रिवीजन नहीं करा रहा हूं, उसके लिए तो रिवीजन वीडियोस आपको ऑलरेडी दी गई है. या प्रिंसिपल के नेग्लेक्ट के कारण अगर लॉस हुआ है तो ये भी इंडेमनिफिकेशन वो क्लेम करेगा. तो ऐसे इंडेमनिफिकेशन के बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर आ रहे थे. तो ये क्या थे? इसके पहले ड्यूटीज थे टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, और अगर लॉस हो जाता है तो कॉम्पनसेट प्रिंसिपल, रीजनेबल केयर एंड स्किल, अदरवाइज कॉम्पनसेट. कम्युनिकेट करेगा जब नीड ऑफ डिफिकल्टी हो, ये एजेंट की ड्यूटी है. सीक्रेट प्रॉफिट्स ना कमाए, सारा फैक्ट्स बताए, प्रॉपर अकाउंट्स दे, ड्यूटी डेलीगेट नहीं करे, सारे पैसे जो भी ऑथोराइज्ड हैं वो काट करके रेमिट करे. तो राइट्स ऑफ एजेंट भी है यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स. इंडेमनिटी क्लेम कर सक रहा है, वो लियन एक्सरसाइज कर रहा है. नाउ प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज फॉर एक्ट्स ऑफ एजेंट. Okay, but principal is not bound when excess of agent's authority is not separable. एजेंट अगर कुछ ज्यादा कर लेता है जो उसको ऑथोराइज नहीं था और उसको हम सेपरेट भी नहीं कर पा रहे हैं, then principal is not bound. ये यहां से कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी आया था May in May 25 एग्जाम, this question was asked. और नोटिस obtained by the agent या given to the agent, जब तक उसको पता नहीं हो यहां से पूरा जोन उसका क्या इंपैक्ट आता है, ये वाला जोन वीडियो पॉज करके करना पड़ेगा. ये एजेंसी के वीडियो से आप उसको करिएगा. कभी कभी प्रिंसिपल की लाइबिलिटी थर्ड पार्टी के प्रति डायरेक्ट हो जाती है, सॉरी एजेंट की लाइबिलिटी डायरेक्ट हो जाती है. इस पे कमेंट. दिस जोन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड डू इट. आई हैव डन इट इन द क्लास. यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. आफ्टर दिस रिवोकेशन ऑफ एजेंसी, इरिवोकेबल एजेंसी बहुत बार समझाया हुआ है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है. टर्मिनेशन इफेक्टिव कब होता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, मैंने रिवीजन वीडियो में करवाया है. एंड फाइनली टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का एक चार्ट था कि कैसे कैसे रिवोकेशन हो सकते हैं आपस में बातचीत करके. कभी प्रिंसिपल भी कर सकता है, कभी एजेंट भी कर सकता है. ऑपरेशन ऑफ लॉ के कौन कौन से केसेस हैं जहां पे एजेंसी टर्मिनेट हो सकता है, एक बार इस पर भी नजर रख लीजिएगा all of you. And कई केस स्टडीज मैंने आपको लिखवा के करवाए थे, तो यू हैव टू टेक टाइम, यू हैव टू पॉज. एंड May 25 का वो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने MTP 2 वाले वीडियो में किया है, वो भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा. आफ्टर दिस मुझे पर्सनली लगता है दिस टाइम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग अग्रीमेंट का टैबुलर डिफरेंस बहुत अच्छे से करिएगा. बहुत दिन हो गया इस डिफरेंस को पूछे हुए, वहां से कुछ आ सकता है. इनफैक्ट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग अग्रीमेंट जोन हैज नॉट बीन आस्क्ड फॉर लॉन्ग टाइम. यू मस्ट डू इट.
ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, क्वांटम मेरियड बहुत अच्छे से आप करोगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस हमने ऑलरेडी उस 21 लिंक में बहुत सारे हैं। मैं उन्हीं चीजों पर बोल रहा हूं जो उसमें नहीं बोला हुआ है। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम अननेसेसरली। एग्जाम है, ऐसे भी इसको 1.5x पर देखना चाहिए था आपको। मोर ओवर इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस का एक चार्ट था, आई जस्ट शो इट टू यू। उससे बहुत एरियाज आपके सिलेबस के रिवाइज हो जाते हैं। आई एम जस्ट चेकिंग इफ आई हैव इट ऑन माई टैब राइट नाउ। यस, 15 पेज का एक चार्ट है जिसमें सारे डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर आपको दिखेंगे। सारे डिफरेंस बेस्ड, कुछ टैबुलर फॉर्मेट में होते हैं, कुछ इस टाइप से पैराग्राफ फॉर्मेट में होते हैं। तो इससे करने से ना आपके केस स्टडीज के पार्ट भी बहुत क्लियर हो जाते हैं। तो दीज आर सम टेक्निक्स वेयर यू कैन रिवाइज द बिग पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एनआई एक्ट के भी डिफरेंसेस इसमें हैं, एलएलपी के भी डिफरेंसेस इसमें हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के भी डिफरेंसेस इसमें हैं, पार्टनरशिप एक्ट से भी अगर कोई डिफरेंस आएगा वो भी इसमें है। सो ऑल टाइप ऑफ डिफरेंसेस आर क्लब टुगेदर। अगर ये डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन में नहीं भी आता है ना, तो यहां से जो कॉन्सेप्ट्स है वो केस स्टडी में आप अप्लाई कर सकते हो। तो पूरा खेल अब आपका है कि हाउ डू यू यूज दैट डे। ओके, ऑल द बेस्ट। और ऐसे वीडियोस के लिए अपने ईमेल आईडी, टेलीग्राम चैनल पर, जो ओनली लॉ का एक टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप बाद में एग्जाम दे रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हो, आप एडेड नहीं हो, मुझे व्हाट्सएप करके उसमें भी ऐड हो जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।